ओके, वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे ओएम में। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमने लास्ट क्लास क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था ओएम का डेफिनेशन, विच वाज इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस, जहां हम ऑल ऑपरेशनल या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को दिमाग में रखते हुए काम करते हैं, जिसके अंदर एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ताकि हम अल्टीमेटली कस्टमर्स के नीड्स को या वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। परफेक्ट एवरीवन। ये एक बोथ टेंजेबल गुड्स एंड इनटेंजेबल सर्विसेज से डील करता है, और इसी के बेस पे एक होमवर्क दिया गया था। आइए उस पे आते हैं वापस से। आपको बोला गया था खुद से नोट्स बनाने, किसके ऊपर बताओ? प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशनल मैनेजमेंट। एमसीक्यू के लिए 2 नंबर के लिए, एक फिलिंग दी ब्लैंक्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या डन है बात आपको? ट्रू फॉल्स वाइज भी। क्या प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में कोई डिफरेंस है? हाँ है। क्या डिफरेंस है? सबसे पहले जो आपने अभी पढ़े, प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिर्फ किससे डील करता है? टेंजेबल गुड्स, जबकि ऑपरेशनल मैनेजमेंट सिर्फ इनटेंजेबल से डील करता है। सिर्फ इनटेंजेबल से डील करता है। सही बोले? सिर्फ इनटेंजेबल से डील करता है? नहीं सर, वो टेंजेबल एज वेल एज इनटेंजेबल से। तो ये मत बोल देना कि एक टेंजेबल देखता है और एक नहीं नहीं नहीं, एक टेंजेबल देखता है और एक दोनों देखता है। क्या डन है बात? एक थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, हिस्टोरिक है। पुराने जमाने में सर्विस के बारे में बातचीत नहीं किए जाती थी। इवन इंडिया का इकोनॉमी वॉज एग्रीकल्चर बेस्ड, वॉज अ बिट कॉमर्स बेस्ड, वॉट अ बिट इंडस्ट्री बेस्ड। सर्विस इंडस्ट्री तो कुछ 10-12% भी नहीं थे टोटल इकोनॉमी में। तो इस वजह से ऑपरेशनल मैनेजमेंट वर्ड इतना प्रचलित नहीं था। कब? आज से कुछ पुराने साल पहले। सर कितने साल पहले? मैं बात कर रहा हूं आज से कुछ 30-35 साल पहले की। बट अब ऑपरेशनल मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा बज़वर्ड है, क्योंकि अब इंडिया का इकोनॉमी भी मैक्सिमम किस पे कवर होता है बताओ? सर्विस इंडस्ट्री से। तो सर्विस को अब नकारा नहीं जा सकता। Hence the second difference is, ये एक हिस्टोरिक टेक्निक है और ऑपरेशनल मैनेजमेंट एक मॉडर्न टेक्निक है। ये 2 वर्ड आना चाहिए था आपके आंसर में, एक हिस्टोरिक टेक्निक और मॉडर्न टेक्निक, या कन्वेंशनल टेक्निक। हिस्टोरिक टेक्निक का दूसरा सिनोनिम कन्वेंशनल टेक्निक है, और एक क्या है बताओ? मॉडर्न टेक्निक है। दूसरा क्या बोले बताइए? ये सिर्फ टेंजेबल गुड्स को डील करता है, और ये बोथ टेंजेबल एज वेल एज इनटेंजेबल सर्विसेज को डील करता है। क्या ये इसको आपने एक पैराग्राफ में कॉपी में लिख लिया? पक्का एवरीबॉडी लिख लेना है। हमेशा नोट्स मेंटेन करते चलो, ताकि लास्ट में ऐसा ना हो कुछ के लिए ये खोले कुछ के लिए ये खोले। सब चीज एक जगह अपने प्रेजेंटेबल वे में लिखे रहेंगे। डन है आपको बात? तो यहां होता है अपना प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट का डिफरेंस खत्म। इसके अलावा ये जो रीसेंट ट्रेंड्स हमने देखे हैं मैनेजमेंट में, ये आपके नॉलेज के लिए है। ऑल्दो ये सब वापस से नीचे एक चैप्टर बन के आएगा, तो इतना लोड नहीं लेना है, अभी नहीं पढ़ना है इसको। सिर्फ जो काम की बातें थी मैंने आपको पढ़ा दी। क्या डन है आपको बात? ये सब हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया। अब हम चालू करने वाले हैं आज यूनिट 2 में। टोटल बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे, आप अपने बुक में लिख सकते हैं क्या? डिमांड फोरकास्टिंग। नंबर 2 कवर करेंगे हम कैपेसिटी प्लानिंग। नंबर 3 कवर करेंगे हम फैसिलिटी लेआउट एंड लोकेशन। नंबर 4 कवर करेंगे हम EBQ, और नंबर 5 कवर करेंगे हम तीनों प्लानिंग। इस तरीके से हम चलेंगे अपने यूनिट 2 में। अपने यूनिट 2 में हम डिमांड फोरकास्टिंग सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम कैपेसिटी प्लानिंग पढ़ेंगे, फिर हम फैसिलिटी लोकेशन पढ़ेंगे। कौन कौन बुक नहीं लाया? 1 2 3। एक तो मेरे पास अभी हाथ में है, ताकि आप लोग, बहुत कम लोग के पास एक किताब है, ये ले लो और ये वापस मेरे को दे देना। और यहाँ से भी एक जन पीछे दे दो, अगर नहीं हो जाएगा। एक है वहाँ, हाँ तो बस ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से भी। बट कैरी बुक, कोई इजी काम होगा अब से, क्योंकि अब हम सम्स भी बनाएंगे। तो ये एक तरीके से आपका सम्स बुक हो गया, समझ रहे हो ना? साइज भले ही बड़ा दिख रहा है, काट के छोटा बनाया है बुक को। पुराना बुक और इस बुक में कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखिए, ये हम जानबूझ के रखे हैं आपके लिए। ये है आपका पुराना बुक। ये जो पुराना बुक है ना, ये ज्यादा बेटर है और एकदम सेम है,
एकदम सेम, बस इसको चौड़ा की जगह आपको छोटा करके मोटा कर दिया, भागवत गीता बना दिया। अरे भाई ये बुक इतना हैंडी और इतना सुंदर था ना पढ़ने में भी और करने में भी कि पूरा सम्स अच्छे से देख पाते थे। इसमें तो फोल्ड ही नहीं होगा आधा पन्ना के बाद, आपका वो बुक बीचों बीच से फोल्ड ही करने नहीं पाओगे, वो एक तरफ से फिर बंद होने लगेगा, फिर बोलोगे चलो बंद हो गया तो पढ़ाई करने का मन नहीं, उसको ही मन नहीं है कि हम पढ़े। किताब को जब मन नहीं है पढ़े तो हम कैसे पढ़ ले? वो ऐसे छोड़ोगे वो तुरंत बंद हो जाएगा, तो यदि वो बंद हो जाएगा तो वो मूड ही बंद, सर पढ़ाई करने का इच्छा ही नहीं हो रहा है। बट ये किताब बहुत बढ़िया किताब था जिसमें सारा डेटा एक पन्ने में आ जा रहा था। नेवरदलेस दिस बुक एंड द बुक यू हैव रिसीव्ड बाय योर इंस्टीट्यूट मैट इज 100% सेम फ्रॉम द कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे पास तो ये किताब है ओल्ड सिलेबस का, और न्यू का मैंने आज ही मंगाया वन ऑफ द स्टूडेंट से, तो वो किताब भी मेरे पास आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल ये दोनों किताब में कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं कि ये जो 5 टॉपिक है इसमें से एक टॉपिक आपका सुना हुआ है, बताओ तो कौन सा? वेरी नाइस, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। कौन से चैप्टर में सर? कई चैप्टर में सर, कई चैप्टर में। लाइक सबसे पहले बताओ, हाँ मेरे को मालूम है एमए का क्लास का रिकॉर्डिंग भी खराब हो गया है उसमें, मतलब यूट्यूब पे, बट द क्लास रिकॉर्डिंग इज अपडेटेड। मैं एमए का क्लास, इवन ओएम का क्लास, अब आज जब ये काम हो ही गया तो इनक्रिप्ट करके ऐप में डालना पड़ेगा। मैं आलस के वजह से नहीं कर रहा था इतना दिन से, अब मेरे को बाय डिफॉल्ट डालना पड़ेगा, कारण ये तकलीफ हो गया। तो नया टेंशन मत लो, आ जाएगा और आपको आज क्लास भी मिल जाएगा तो आप आराम से देख पाओगे। चलो आओ फटाफट। डिमांड फोरकास्टिंग, एक मिनट, एमए करने का बातचीत चल रहा है। एमए में कुछ चैप्टर होता था, जितने लोग भी बाद में वीडियो कर रहे हैं आई डोंट नो, बजट बोल के, हैं सुने हो गया? अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होता था क्या बजट बोल के एक चैप्टर? सबसे पहले क्या सोचते थे? फोरकास्ट, सबसे पहले क्या एस्टिमेट, बजट सोचते थे, बताइए? सेल्स। और देखिए हेंस द फर्स्ट टॉपिक इज डिमांड फोरकास्टिंग। क्या लगता है वर्ड किसके ऊपर है? वही सेल्स फोरकास्टिंग। क्या सेल्स को बजट करना, सोचना ही हमारा काम है? तो ये सबसे पहला काम करता है कोई भी ऑपरेशनल मैनेजर। फिर वो उसके बेसिस पे क्या डिसाइड करता है? देखो पॉइंट नंबर 2, एवरीबॉडी क्या डिसाइड करता है? पॉइंट नंबर 2, पहले सोचो पॉइंट नंबर 2, मैंने एकदम सिंक से पढ़ा है आपको, प्लीज पॉइंट नंबर 2 पढ़ो क्या है। अब औकात पता करेंगे, यानी प्रोडक्शन। क्या सेल्स क्या सोचते हैं? क्या चीज लगाना होगा, कितना मशीन लगाना होगा, कितना लेबर लाना होगा, कितना रॉ मटेरियल लाना होगा, सब चीज डिसाइड करेंगे ना। यानी सब तरीके का क्या कैपेसिटी डिसाइड करना अपना, कि भाई ठीक है इतना का डिमांड है, बट क्या इतना बनाने लायक हैं क्या हम? क्या हमारे पास उतने मशीन्स हैं? क्या हमारे पास उतने रॉ मटेरियल है? क्या हमारे पास उतने लेबर है जिससे हम ये काम कर सके? जनरली हम कैपेसिटी प्लानिंग में मशीनों का बात करते हैं, क्योंकि आज का आधुनिक युग लेबर ओरिएंटेड की जगह कैपिटल ओरिएंटेड हो गया। कैपिटल इंटेंसिव कंपनियां ज्यादा हैं रेदर देन लेबर इंटेंसिव कंपनी। सुनो ना, मैं कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूं जो आप बिजनेस स्टडीज में बचपन में पढ़ते थे, करेक्ट? एंड दिस सब्जेक्ट इज अ बिट रिलेटेड टू दैट ओनली, क्योंकि वर्ड है मैनेजमेंट, तो मेरे को थोड़ा वो टेक्निकल टर्म्स बोलना पड़ रहा है जो मैं आज तक कॉस्ट में नहीं बोलता हूं, बट मेरे को यहां बोलना पड़ता है, कारण ये सब टर्म्स कभी सुनो तो घबराना मत। क्या वर्ड बोला? बोलो तो। कैपिटल इंटेंसिव कंपनी। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल इंटेंसिव कंपनी? वो कंपनी सर जहां आधा से ज्यादा काम, मैक्सिमम काम मशीनें करते हैं। ह्यूमन इंटरवेंशंस आर वेरी लेस, ह्यूमन काम कम करते हैं। बट पुराने जमाने में सर ज्यादातर लोग ह्यूमन काम करते थे, मशीन काम कम करते थे। तो आज के आधुनिक युग में हम कैपिटल इंटेंसिव कंपनियां देखते हैं। नेवरदलेस कैपेसिटी प्लानिंग इज बेस्ड ऑन दैट टॉपिक ओनली, कि हमें कितना मशीन चाहिए। अच्छा, ये डिसाइड कर लिए, अब बताओ क्या डिसाइड करना है आपको? अब हमको डिसाइड करना है काम कहाँ करे, कहाँ काम करे, एज वेल एज ये जो हमें डिसाइड करना है कि ये जो काम करे इसका फ्लो क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो इसलिए थर्ड चैप्टर क्या दिख रहा है बताइए? फैसिलिटी लोकेशन एज वेल एज फैसिलिटी लेआउट। पहले लोकेशन डिसाइड करके उसका लेआउट जचाना। इसके बाद सीधा 4 में जाओ। 4 जो मैंने आपको 4 बताया, बताइए क्या? अब जब डिसाइड कर लिए कैसे काम होगा, तो कितने साइज में काम करे, एक एक बार में कितना पास्ता बनाए, नीचे वाला सोचता होगा ना, एक एक बार में कितना दाल बनाए, एक एक बार में कितना रोटी बनाए, एक एक बार में कितना मशीन में काम करे।
तो वो जो बैच साइज डिसाइड करना, ऑर्डर बनाना, एक एक बार में कितना बनाए, वो नेक्स्ट काम है। और पांचवा काम, आखिरी काम है सब चीज का, क्या करना, प्लानिंग करना कि अब ये रिसोर्स कहां से लाना है ना। अब जैसे रिसोर्स में क्या है बताओ, सारे रिसोर्स आ गए, बट रिसोर्स के अंदर एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एलिमेंट वाइज, बताओ कौन सा, कॉस्ट। इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, मटेरियल रिक्वायरमेंट। बोला एक तो ओवरऑल रिसोर्स रिक्वायरमेंट तो हम बता ही रहे, बट ये मटेरियल का अलग से जानना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए मटेरियल रिसोर्स। फिर बोला आज के डेट में मटेरियल की जगह वर्ड नया आया, दिस इज मॉडर्न वर्ड रिलेटेड टू मटेरियल, क्या, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स। बोला मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जितने रिसोर्स है उनका बात करो। तो ये तीनों बात एक साथ हम पढ़ेंगे, प्लानिंग 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 बोल के। क्या डन है आपको बात, पक्का एवरीबडी, क्या पूरा थीम क्लियर हो रहा है? तो लिखो फ्लो ऑफ ऑपरेशन प्लानिंग, कॉपी में हेडिंग दो ऑपरेशन प्लानिंग एंड हेंस फ्लो ऑफ ऑपरेशन प्लानिंग, फ्लो ऑफ ऑपरेशन प्लानिंग, फ्लो ऑफ ऑपरेशन प्लानिंग। नंबर 1 बताइए, फ्लो ऑफ ऑपरेशन प्लानिंग नंबर 1 बताइए। ये स्टडी नोट 2 है आपके इंस्टीट्यूट मैट का, जो अपने खत्म करेंगे नेक्स्ट कुछ क्लासेस में, टाइम लगेगा। पहला बताओ क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग। ओके, एक थीम बता दिया इसके ऊपर, होता क्या है ये, अब एक एक चैप्टर में जब जाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इससे एरो देके नंबर 2 बताइए, ये करने के बाद हम क्या करते हैं, कैपेसिटी प्लानिंग। नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं सर, फैसिलिटी, लोकेशन एंड लेआउट। लोकेशन लेआउट वर्ड याद है ना, ये तो वो भी था जो टर्म्स कल सीखे थे, याद है, मेन फंक्शंस में जो क्लासिफाइड फंक्शंस थे, उसमें दूसरा और तीसरा फंक्शन ये था, याद है, दूसरा और तीसरा, पहला और दूसरा ये था, तीसरा और चौथा था आपका प्रोडक्ट का डिजाइन से रिलेटेड, और पहला दोनों था लोकेशन और लेआउट से रिलेटेड, याद है। चलिए नेक्स्ट नंबर 4, नेक्स्ट नंबर 4 बताइए, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ईबीक्यू। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर, तो ये तो सेम ही होगा सर। सोचिए एक टॉपिक जो कॉस्ट में भी पढ़े, एक टॉपिक जो ओएम में भी पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पढ़ेंगे। क्या डन है बात आपको? नेक्स्ट नंबर 5, इन सब का क्या, रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग में 3 टॉपिक है, वो बाद में, मेन थीम ये है पूरा जो हमें चलाना है। क्या डन है? पहला 4 टॉपिक प्रैक्टिकल है, लास्ट टॉपिक थ्योरेटिकल है। तो पहला 4 से ही अपने शुरुआत करेंगे पहले, और हेंस आज हम सबसे पहला वाला टॉपिक पकड़ेंगे, बताइए क्या, डिमांड फोरकास्टिंग। तो हेडिंग नंबर देंगे नेक्स्ट, ये पूरा हेडिंग दोगे, हाँ ये हेडिंग क्यों दोगे, अब ये अगला कोई 2-3 क्लास चलेगा, समझ में आ रहा है बात आपको? तो ये बड़ा टॉपिक हो गया, कारण अब ये एक एक चैप्टर है, सब चैप्टर्स है समझ लो। तो अब मैं वो नहीं करा सकता जैसे लास्ट क्लास में एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब नहीं होगा, अब ये एक एक टॉपिक टाइम लेगा। क्या डन है हेडिंग? बताइए क्या लिखे अलग से हेडिंग, अब डिमांड फोरकास्टिंग। सर अब बताइए हमारा मेन मकसद पढ़ाई करने का, वे चीज ये कितने मार्क्स का आएगा, जब तक आप वो नहीं बोलते हो इंटरेस्ट नहीं जागता है। तो ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा 5 में, इसका अगर बात करूं तो ये एक लौता 7 मार्क्स का आता है, फ्लैट प्रैक्टिकल सम्स 1, और वो भी 2 का ए, जो अपने बात किए थे ना, मतलब 2 का बी, 2 का ए में अगर थ्योरी है तो 2 का बी प्रैक्टिकल के बाद जो इंट्रोडक्शन के साथ ये वाला सम्स रहता है। एकदम परफेक्ट ब्लेंड है आपका पेपर, और ये सम्स बहुत सुविधाजनक सम्स है। क्या डन है बात आपको? डिमांड फोरकास्टिंग। अब इस पूरे डिमांड फोरकास्टिंग में सबसे पहले थोड़ा सा ज्ञान, बट उसके बाद सम्स में चलेंगे। ज्ञान वाइज जैसे आपको बोला, आप ऑलरेडी मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में इसके बारे में सुन चुके हो। फोरकास्टिंग वर्ड का मीनिंग होता है एस्टिमेट करना, डिमांड का मतलब होता है बोलो सेल्स, तो सेल्स को एस्टिमेट करना यहां सीखेंगे। क्या डन है बात आपको? सर सेल्स कैसे कैसे एस्टिमेट किया जा सकता है, ध्यान से सुनना, मैं कुछ तरीके बोल रहा हूं, अच्छा लगे तो बताना। एक तरीका, अलतुक्का, क्या वर्ड बोला,
ये क्या वर्ड बोले? अल तुक्का। अल तुक्का मतलब कुछ भी रैंडम जो मन में आए। हम सोच रहे हैं आने वाले साल में हम 10,000 स्टूडेंट को पढ़ा देंगे। सर कुछ भी। अरे नहीं, सोचो एक बार, क्या समझ में आ रहा है आपको वर्ड? क्या बोले? आने वाले साल में क्या कर देंगे? 10,000 बच्चे पढ़ा देंगे। तो ये क्या हुआ? एक अल तुक्का बात। अल तुक्का बात मतलब बस हवा में तीर छोड़ना, जिसको बोलते हैं ना, सर हवा में तीर छोड़ा, कुछ भी लंबा लंबा फेंक रहा है। तो ये जो हवा में तीर छोड़ने वाला बात होता है, ये भी एक तरीका होता है क्या करने के लिए? बताओ। डिमांड फोरकास्ट करने के लिए, जिसको बोलते हैं रैंडम सिलेक्शन। क्या बुलाते हैं बताओ? रैंडम सिलेक्शन। रैंडमली हमने कुछ सोच लिया कि आने वाले साल का सेल्स ये होगा। क्या लगता है सही तरीका? क्यों सही तरीका नहीं है? सर ये तो एकदम गलत है। इस हिसाब से आप अगर कैपेसिटी डिसाइड करने लग जाओ और उतना अचीव ना कर पाओ तो आप खर्चा करके बैठ जाओगे और आपने उतना काम ही नहीं कर पाया। तो ऐसे अल तुक्का काम नहीं होना चाहिए। आपको कुछ दिमाग यूज करना चाहिए। अब दिमाग दो तरीके से यूज करता है एक आदमी, जजमेंटली, मैथमेटिकली। क्या वर्ड बोले? समझ में आया? जजमेंटली, और एक क्या बोला? मैथमेटिकली। जजमेंटली जैसे हम करते हैं निजी जिंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ सोचने के लिए। जजमेंटली का अगर बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन नथिंग बट पास्ट ट्रेंड्स। क्या वर्ड बोले? पास्ट ट्रेंड। सर मेरा कोई पास्ट ट्रेंड है ही नहीं। आई डोंट हैव एनी पास्ट। यू डोंट हैव एनी पास्ट, वी ऑल्सो नो दैट। बट आपको ये समझना होगा, आपका पास्ट नहीं है तो क्या हुआ? दूसरों का तो पास्ट है, उससे सीख सकते हैं। अरे मेरा कहने का मतलब है कि सर मेरे जैसी और कंपनियां भी हैं जिनका कुछ पास्ट ट्रेंड्स चल रहा है, हम उसको फोकस करके बात कर सकते। तो या तो खुद का या पूरे इंडस्ट्री का ट्रेंड देख के ये डिसाइड करना कि आने वाले साल में क्या होगा, बेस्ड ऑन जजमेंट। जजमेंट मतलब मैं एक अंदाज मार रहा हूं, अगेन मैं बोल रहा हूं पिछले के पिछले के पिछले के पिछले साल, यानी कुछ 5 साल का डेटा आपको दे रहा हूं। ये तरीके का डायग्राम आप बहुत बार टीवी और में देखते होंगे जब कोई फिल्म चलता है, जहां पे आपको बताता है कि इस साल का देखिए सेल्स इतना था, लास्ट ईयर का सेल्स ये हो गया, देखिए इस साल का सेल्स हम ये सोच रहे हैं। तो ये मान लो मेरा 2001 का सेल्स था, जहां पे मैंने कुछ 100 करोड़ का टर्नओवर किया था। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूं आने वाले 2002 का डेटा भी समझ दे दिया। मतलब ये सब पास्ट डेटा है, ये घटी हुई घटनाओं का डेटा है, जिसमें 2002 का डेटा बोला 120 करोड़ हुआ। फिर बोला 2003 में वापस आपको थोड़ा सा गिरा के बोला 110 करोड़ हुआ। फिर बोला 2004 में 200 करोड़ हो गया। फिर बोला 205 में 180 करोड़ हुआ। तो ये 5 साल का डेटा दे दिया और आप खड़े हो 1 जनवरी 2006, जहां आप डिसीजन लेना चाहते हो कि 2006 का सेल्स क्या माने। बताओ कैसे करोगे आप? ओके, ये जो अभी आपने बात बोला, क्या आपको नहीं लगा आपने जजमेंटल बात नहीं किया, आपने मैथमेटिकल बात किया? मैं अभी क्या चाह रहा हूं आपसे? जजमेंटल। जजमेंट के अनुसार सर वो तो कई और फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, बट एक ट्रेंड देख के अगर बात करें तो सर जो हो रहा है वो दिख रहा है, एक तरीके से थोड़ा बढ़ ही रहा है ना। और अगर एक ग्रोथ थोड़ा सा सोचे तो अलतुक्का अगर एक बात करें तो रफली इस तरीके से बना सकते हैं। सर नहीं इतना भी नहीं, इतना बना सकते हैं। ओके सर इतना भी नहीं, इतना। तो यही तो जजमेंट है। तो ये फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन अ जजमेंट विच डिपेंड्स या वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये तरीका भी ठीक नहीं है। कारण इसमें जजमेंट के अनुसार कर रहे हैं, विच कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। बट कम से कम पास्ट ट्रेंड तो देखा, अलतुक्का काम तो नहीं किया, तो उससे बेटर था। क्या एक एक करके बेटर प्रोविजन क्रिएट हो रहा है? तो तीसरा तरीका आया सुनना, जो आपको बोला मैंने, पास्ट ट्रेंड देख के क्या करना है, एक मैथमेटिकल डेटा डिसाइड करना, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना के आने वाले सालों का क्या प्रेडिक्ट करना। बोलो सेल्स। अब वो कैसे करते हैं और वो कैसे कर पाएंगे, उसके 2 टेक्निक हैं। एक टेक्निक का नाम जो आपने बोला एवरेज निकाल लो, बट इतना आसान नहीं है ये एवरेज बोलना। इस एवरेज को बोलते हैं मूविंग एवरेज। क्या वर्ड बोलते हैं बोले तो? वाई दी वर्ड मूविंग? सोचना। वाई दी वर्ड मूविंग? सोचना। अभी ये 5 साल का निकाल रहे हो, जब 2006 बीत जाएगा
तो 7 का निकालने के लिए बोलते हैं 2 से 6 का निकालो। कि आपने एक अंदाज लगा लिया कि 5 साल का जो सेल्स होता है उसका एवरेज बात करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर वो 5 का साल का डेटा ही चेंज हो जाएगा। कारण अब वो 2001 से 2005 नहीं, 2002 से 2006, फिर 2007 के लिए वापस क्या हो जाएगा, 2002 से 2007। इस तरीके से क्या होने लगेगा बोलो, आने वाले सालों के लिए डेटा चेंज होगा। क्यों क्यों? एवरेजेस चेंज कर रहे हैं, एवरेज को मूव कर रहे हैं, हेंस द वर्ड इज मूविंग एवरेज। ये एक टेक्निक हुआ। दूसरा टेक्निक मैथमेटिकली जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। क्या वर्ड बोले बोलो, रिग्रेशन एनालिसिस। सर अब ये वर्ड हमें कपा देता है एक बार के लिए, कारण ये फाउंडेशन में सुना सुना लग रहा है। एक चैप्टर हुआ करता था, और जितने भी डायरेक्ट एंट्री रूट से हैं वो भी अपने बीकॉम में किए हो, बट कोविड में बीता है तो हमें मालूम है जिस थाली में खाए उसमें छेद नहीं करते। तो कोविड आपको बचाया है, तो अब कोविड के ऊपर मत वापस बोलो कि सर कोविड के वजह से हम नहीं पढ़ पाए, और कोविड की वजह से जो पास हुए तो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। ऐसा एक आया था, एक बहुत बढ़िया बात, जिसमें एक बच्चा बोला 12th में 95% आया, पापा मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, कोविड का दवाई बनाऊंगा। पापा बोलता है बेटा जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। मार्क्स किस लिए आया? कोविड की वजह से। और अब बोल रहा है कोविड का दवाई बनाएगा? ना ना ना, जिस थाली में खाएंगे उसमें छेद नहीं करेंगे। तो सुनिएगा, वही बात हो गया। तो इस वजह से मुझे मालूम है कि आपको कुछ नहीं आता, और आता भी है तो भूल चुके हैं। जिसका वर्ड क्या बोला अभी बताओ तो वापस से, रिग्रेशन। रिग्रेशन वाज अ चैप्टर कॉल्ड कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन बोल के एक स्टैटिस्टिकल चैप्टर है। अगेन ऑफ कोर्स एक स्टैटिस्टिकल टूल होगा जो इन सब डेटा को क्या करेगा, निकाल के हमको आने वाले साल का प्रेडिक्शन करने में मदद करेगा। स्टैट्स इज एवरीवेयर एंड वी नीड अ स्टैटिस्टिकल डेटा, ताकि हम क्या कर सके बताओ, आने वाले साल का सेल्स प्रेडिक्ट। तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि थोड़ा बहुत मैथ हमको आता है। क्या डन है बात आपको? तो मैथमेटिकली कैसे बढ़ना है आगे वो मेरे पे छोड़ दो, बट पहले थ्योरेटिकली 3 तरीके होते हैं, जल्दी जल्दी से बताना। पहला तरीका गलत, रैंडम सिलेक्शन। वर्ड मत भूलिएगा, क्या वर्ड बोले, रैंडम सिलेक्शन, अल तुक्का कुछ भी मार देंगे। दूसरा वेरी गुड, नहीं वो जो गलत बोल रहे हो प्लीज। दूसरा सर, जजमेंटल टेक्निक बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड, जजमेंटल टेक्निक बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड। तीसरा मैथमेटिकल टेक्निक बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड, जिसमें 2 तरीके, एक मूविंग एवरेज, एक रिग्रेशन एनालिसिस। क्या डन हो रहा है आपको थीम? सर इस बात को थोड़ा लिखा दीजिए जरूर, बट पहले बोलो बात समझ में आ रहा है? लिखना सबसे पहले डिमांड फोरकास्टिंग, हेडिंग दे चुके हैं, उसके अंदर लिखना फटाफट एवरीबॉडी। Demand forecasting is a process. Demand forecasting is a process of estimating future sales of a company. Future sales of a company. Full stop. It can be done in following ways. It can be done in following ways. It can be done in following ways or methods. Following ways or methods. तैयार है सब? पहला लिखना, 2 एरो निकालेंगे या 3 एरो निकालेंगे, 3 एरो निकालेंगे। पहला रैंडम सिलेक्शन, मतलब एक तरीके से वो जो तुक्का वाला बात होता है ना, तुक्का,
रैंडम सिलेक्शन, तुक्का। दूसरा बताइए, दूसरा बताइए, जजमेंटल टेक्निक, ब्रैकेट में ट्रेंड बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। लास्ट क्वांटिटेटिव, और नाम अच्छा लगा, क्वांटिटेटिव, क्वांटिफाई कर देना, और वर्ड क्या आया, मैथमेटिकल टेक्निक, जिसके अंदर 2 टेक्निक है आपके सिलेबस में। बताइए क्या क्या। सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा कौन सा, और एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मूविंग एवरेज, और दूसरा क्या है बोलो तो, रिग्रेशन एनालिसिस। पहले बोलो यहां तक ओके है? सर कहां से सम्स आता है? यहां से। कहां से सम्स आता है? यहां से। मूविंग एवरेज का तो सम्स ही नहीं है आपके सिलेबस में, सम सिर्फ और सिर्फ रिग्रेशन एनालिसिस का आता है। वो जो एक 7 नंबर आना है वो यहीं से आना है। क्या डन है बात आपको? पक्का एवरीबॉडी? अब सुनना, रिग्रेशन एनालिसिस जो हम करने वाले हैं, इसमें क्या मतलब होता है रिग्रेशन का, क्या मीनिंग होता है सारी बातों का, सुनना। एक एग्जाम्पल लेंगे और इस पूरे बात को समझने का कोशिश करेंगे। क्लियर है एवरीबॉडी? लिखना हेडिंग नंबर नेक्स्ट, इसके अंदर ही रिग्रेशन एनालिसिस। सर बाकी सब के बारे में बाद में लिखेंगे, पहले जो आता है सम्स उसके बारे में लिखेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस, चल क्या होता है ये वर्ड रिग्रेशन, क्या होता है वर्ड एनालिसिस, उसका करना। सबसे पहले रिग्रेशन का मतलब होता है एक अननोन वैल्यू निकालना बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर वेरिएबल। क्या वर्ड बोले बोलो तो? एक अननोन वेरिएबल निकालना बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर वेरिएबल। यानी अगर मैं सिंपल सा बात बोलूं तो एक, आप जानते हो बचपन में एक्सिसेस बनाते थे आप, जहां इधर क्या आता था बोलो तो, एक्स एक्सिस, ये वाला क्या होता है एक्स एक्सिस, और ये वाला क्या होता था वाई एक्सिस। करेक्ट एवरीबॉडी? एक्स एक्सिस में कुछ आएगा और वाई एक्सिस में मुझे मालूम है क्या आएगा, विच इज सेल्स। क्यों बताओ वाई में सेल्स क्यों आएगा? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? डिमांड फोरकास्ट। हमें क्या निकालना है? सेल्स। वाई एक्सिस पे क्या आता है? जिसका वैल्यू फाइंड करना है बेस्ड ऑन जिसका वैल्यू दिया हुआ है। तो एक्स इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या वर्ड बोले सोचो तो, इंडिपेंडेंट मतलब क्या? ये तो अपना अपना तरीके से चेंज होता रहेगा, इसको निर्भर नहीं करता ये ऊपर वाले बात पे। बट सेल्स इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई डिपेंडेंट? वो x के अनुसार बदलेगा, वो x के अनुसार बदलेगा, यानी x चेंज होने से y का वैल्यू चेंज होगा। इसी को क्या बुलाते हैं सर? y डिपेंड्स अपॉन x। क्या डन हो रहा है बात आपको? y डिपेंड्स अपॉन x, जिसमें हमको क्या निकालना है बताओ? अल्टीमेटली सेल्स का वैल्यू। हेंस हम y एक्सिस पे क्या लेने वाले हैं बोलो से? अब x एक्सिस पे क्या ले सर? सेल्स किस हिसाब से बदलता है सर? सेल्स तो कई तरीके से बदलता है सर। कुछ भी डिसीजन लेने से सेल्स बदलेगा, टाइम के अनुसार बदलेगा सर, बिल्कुल प्रोडक्शन के अनुसार बदलेगा, बिल्कुल सर। बाकी और n नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे कंपटीटर का मूवमेंट के हिसाब से बढ़ेगा सर, हमारा प्रोडक्ट का डिजाइन के हिसाब से बढ़ेगा सर, यानी प्राइसिंग के हिसाब से बढ़ेगा सर या गिरेगा सर, है ना? क्या बोले? कस्टमर के प्रेफरेंसेस के कारण चेंज होगा। क्या n नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? बिल्कुल। अब सिंस ये n नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट बोला कि हम 2 तरीके का बात करेंगे। एक तो जो जनरल पैटर्न है वो पहले नीचे लेके काम करेंगे, और एक कुछ भी हो सकता है। जनरली सेल्स जो डिपेंड करता है, जैसा हमने बोला मैथमेटिकली पास्ट डेटा देख के वैल्यू निकालना, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। क्या वर्ड बोले बताओ? टाइम। टाइम के अनुसार हम बात करते हैं ना, ग्रोथ हुआ। अच्छा, ये टाइम के अनुसार अगर बात करते हैं, जब हम एक्स एक्सिस में क्या ले लिए? टाइम, और वाई एक्सिस में क्या ले लिए बोलो? सेल्स। सच रिग्रेशन एनालिसिस इज कॉल्ड, आपने वर्ड सुन के रखा है पहले से ये वाला, टाइम सीरीज। क्या बुलाते हैं इसको बोलो? टाइम सीरीज।
क्या बुलाते हैं इसको, बोलो टाइम सीरीज। कि टाइम के एक सीरीज में एक पैटर्न चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चा लोग, टाइम सीरीज। और वहीं टाइम छोड़ के एनी अदर, क्या बोले, बोलो एनी अदर वेरिएबल अगर यहां ले तो उसको क्या बुलाते हैं सर, कैजुअल रिलेशन। क्या बुलाते हैं, बोलो कैजुअल रिलेशन। यानी रिग्रेशन एनालिसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पहला टाइम सीरीज, दूसरा कैजुअल रिलेशन। वैसे ये दोनों क्यों आया, पार्ट्स क्यों आया, क्योंकि वो जो एक्स का वैल्यू है ना सर, वो कुछ भी हो सकता है, कारण सेल्स डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। इनमें से एक मेजर फैक्टर है टाइम, जिसके लिए अलग से एक टॉपिक बना दिया, क्या, टाइम सीरीज। ऐसे तो सर हर टॉपिक के लिए बन सकता था एग्जैक्टली, और ऐसे तो सर टाइम के लिए बनाने का भी दरकार नहीं था, उससे ही ये वाला बात हो जाता बिल्कुल सही। बेकार का अलग से टाइम सीरीज बनाया, नहीं सर बेकार का नहीं बनाया होगा, पक्का ज्यादातर लोग टाइम सीरीज यूज करके सम्स करते होंगे, नंबर 1। नंबर 2, टाइम सीरीज का कोई इजी तरीका हो गया होगा, इसीलिए इसको एक साइड भी कर दिया। धन्यवाद आपको। तो दो तरीका बोले, वापस से बोलो, रिग्रेशन एनालिसिस में क्यों दो तरीका आया। पहला सर, सेल्स डिपेंड अपॉन various factors, sales depends upon hence sales is a dependent variable and the factors are independent variables. अब since sales depends upon various factors, उसमें से one of the factor is time, और टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, टाइम अपने तरीके से चलता है, वो तो सबसे इंडिपेंडेंट चीज है दुनिया का। तो इंडिपेंडेंट है सिंस टाइम, तो उसके ऊपर जो सेल्स निर्भर करता है उसको हम कौन सा सीरीज बुलाते हैं, बोलो टाइम सीरीज। और कोई अदर वेरिएबल ले लेंगे तो कैजुअल रिलेशन। क्या डन है बात आपको, लिखना इस बात को। सबसे पहले आप लिखोगे रिग्रेशन एनालिसिस के नीचे लिखना रिलेशन बिटवीन सेल्स ब्रैकेट में डिपेंडेंट वेरिएबल, ब्रैकेट में डिपेंडेंट वेरिएबल, रिलेशन बिटवीन सेल्स ब्रैकेट में डिपेंडेंट वेरिएबल, based on various different factors, ब्रैकेट में independent variable। is called regression analysis। is called regression analysis। regression analysis establish a linear relation between two variables, sales and one of the factor। रिग्रेशन एनालिसिस क्या करके देगा आपको, बताओ, एक क्या बना के दे देगा, लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन समझते हो, लीनियर रिलेशन, व्हाट डू मीन बाय लीनियर रिलेशन, बोलो। लीनियर रिलेशन एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। जैसे कि अगर मेरे को एक ग्राफ में कोई ये बता दे कि इस तरीके से बढ़ रहे हैं हम, तो अगर ऐसा ट्रेंड दे दे तो आप क्या आने वाले कोई भी टाइम पीरियड का हमको सेल्स बता सकते हो बच्चा लोग। सिर्फ वो एक्स से, पहले बचपन में करते थे ना, एक लाइन पता हो जाता था तो ऐसे 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 पहुंचते थे बचपन में, ऐसे ऐसे बिंदु बनाते थे, यहाँ तक आते थे, फिर यहाँ से ऐसे आते थे, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसे चिल्लाते और थे, मिल गया मिल गया मिल गया, कि इस एक्स पे वाई का वैल्यू क्या होगा। करेक्ट, वो तो तभी पॉसिबल है जब क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन नया हो तो ये काम पॉसिबल नहीं है। क्या डन है बात आपको। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते कैसे हो, एक जन कोई भी हाथ ऊपर करके, याद है, एक स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू समथिंग, वाई इज इक्वल्स टू, कुछ बोलते थे ना बचपन, कुछ बोलते थे बचपन में, वाई इज इक्वल्स टू, एक इक्वेशन बोलते थे ना, वाई इज इक्वल्स टू, बचपन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस वर्ड को सुने हुए होगा। वाई कैसे निकलता था, a प्लस बी एक्स। ओके, मैं इस बात को आपके बचपन का बात याद दिलाता हूं, mx प्लस सी बोलते थे आप,
y इज इक्वल्स टू क्या बोलते थे, मैं वापस से बोल रहा हूँ, एम एक्स प्लस सी। अरे ध्यान आएगा, ध्यान आएगा, हड़बड़ी मत करो, सोचने का कोशिश करो। ये एम एक्स प्लस सी का मतलब होता है कि ये y एक स्ट्रेट लाइन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है बोलो, x पे, जिसमें दो और वैल्यूज है, क्या क्या, m और c। c का मतलब होता है ये वाला वैल्यू जहां से वो लाइन को y एक्सिस पे काट रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू जिसको बोलते थे इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। क्या बुलाते थे बोलो तो, इंटरसेप्ट, मतलब जहां y एक्सिस को काट रहा है। और ये m का मतलब होता था, बचपन में सीखते थे, स्लोप, कि ये x एक्सिस पे कितने का एंगल बना रहा है। अगर ये वाला लाइन का मैं बात करूं, ये लाइन अगर इस तरीके से जाने लगेगा या इस तरीके से जाने लगेगा तो स्लोप क्या हो रहा है बोलो, चेंज, यानी m का वैल्यू चेंज हो रहा है, c वही है। और अगर ये ऐसी है बट ये c का वैल्यू चेंज होने लगे, मतलब ये लाइन अभी भी एंगल सेम बट ये c का वैल्यू क्या होने लगे बोलो, चेंज होने लगे, तो इसको क्या बुलाते हैं, चेंज ऑफ इंटरसेप्ट। बचपन में इसको मैंने पढ़ाया था आपको मैथ्स में, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन में, चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल बोल के, कि ओरिजिन चेंज होना मतलब एक्सिस चेंज होना और स्केल चेंज होना मतलब स्लोप चेंज होना। नेवरदलेस मैं सारी बातों को मान रहा हूं नहीं आता है और मेरे को मालूम है नहीं आता है, इस वजह से मैं वापस से बोल रहा हूं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एक लीनियर इक्वेजन का नॉर्मल लाइन होता है। वाई दी वर्ड लीनियर, क्योंकि स्क्वायर फ्वायर नहीं हो रहा है कोई, लीनियर मतलब समझते हो, जहां पे हाईएस्ट पावर 1 होता है। तो एक y इज बेस्ड ऑन x, x का वैल्यू कुछ इंटू हो सकता है और कुछ प्लस माइनस हो सकता है। x का वैल्यू से कुछ इंटू कुछ प्लस माइनस को क्या बुलाते हैं बताओ, एक लीनियर रिलेशनशिप। अब जो ये लीनियर रिलेशनशिप आपको क्लियर हुआ है कि लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब वाई एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं जल्दी से बताइए, सेल्स, और एक्स क्या है, कोई भी फैक्टर, तो मतलब सेल्स का वैल्यू बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर। हम एम और सी वर्ड यूज नहीं करके आपके लिए आसान भाषा यूज करेंगे, विच इज हम इस पूरे बात को बोलेंगे y इज इक्वल्स टू, ताकि आपको इजी लगे, a प्लस बी एक्स। क्या वर्ड यूज करेंगे बोलो तो, a प्लस बी एक्स, जो हम रिग्रेशन चैप्टर में देखते भी थे, अपने इसको a और b बुलाते थे रिग्रेशन में। ये a क्या हो गया, अगेन वही अपने वाले इक्वेशन का c, वो जो काट रहा है एंगल जहां पे पहला वाले के लिए, और ये क्या हो गया, b का मतलब बोलो स्लोप, स्लोप एंगल जो वो बना रहा है, ऐसे ऐसे स्टीपर फ्लैटर वाला बात। क्या डन है बात आपको? तो लीनियर रिलेशनशिप के नीचे लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, ये जो स्टैब्लिश लीनियर, y इज इक्वल्स टू, बोलिए क्या, a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स। यानी y का वैल्यू निकलता है बेस्ड ऑन x का वैल्यू, और हमको a b अगर पता है तो काम खत्म। क्या डन है बात आपको? पक्का एवरीबॉडी? लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2x। क्या डन है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y इफ x is equals to 10। Calculate the value of y if x is equals to 10। बता सकते हो मेरे लिए? एकदम आसान बात पूछा हूं, यानी अगर एक x का वैल्यू पता चल जाए तो उस पर कोई भी y का वैल्यू आ जाएगा। यही तो काम करना है हमको, हमको गिवन ट्रेंड से ये वाला बात निकालना है। अभी मैं दे दिया, ये वाला बात निकालना है, एक मैथमेटिकल रिलेशन स्टैब्लिश करना है, कर दिए मान लो, और उसके बाद सम्स क्या बोलेगा बताओ, x का वैल्यू दे देगा कि बताओ 2007 का क्या, 2009 का क्या, या इस बात पे क्या, तो वो पुट कर देंगे x की जगह, तो y का वैल्यू आ जाएगा। यानी सबसे पहले क्या निकालना होगा बताओ, ये रिलेशन जो अभी आप मेरे को एक बार निकाल के दे दिए। अब जैसे ये रिलेशन निकाल के दोगे, सेकेंड स्टेप विल बी उस रिलेशन के अनुसार y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू कैसे निकालोगे, कोई x के ऊपर, जैसे हम बोलेंगे सर इस साल क्या होगा, या अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर ये हुआ तो क्या होगा, वो जो ये हुआ तो x की जगह बैठा देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं। तो अभी मैंने क्या बोला, इफ क्या मानते हैं, x अगर 10 हो तो y का वैल्यू क्या होगा बताइए, निकल जाएगा। प्लीज बताइए कितना आया, 25। एवरीबडी पहले टॉपिक समझने का कोशिश करो, डेप्थ में जाओ, ना कि ऊपरा ऊपरी ज्ञान लो कि क्या बोलना चाह रहा हूं। क्या डन है बात आपको? अब ये बात क्लियर हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल 2 लेता हूं, ये देखते हैं कैसे निकालते हो आप।
ठीक है, इस्टेब्लिश लीनियर रिलेशन बिटवीन x and y and find the value of y if x is equals to 20. x is equals to 20. मैं कुछ x के वैल्यूज दे रहा हूं और y के वैल्यूज दे रहा हूं, रेडी रहना, ठीक है। 2 20 या 20 नहीं 30 कर लो, ठीक है। 3 35, ठीक है। 5 45, 10 70 and 20 120, ठीक है। क्या दिया मैंने अभी आपको? एक सीरीज, वेरी नाइस, एक सीरीज दिया, एक ट्रेंड दिया, अच्छा वर्ड क्या बोले बोलो तो, एक ट्रेंड दिया जिसमें x के कुछ वैल्यूज के हिसाब से y का कुछ वैल्यूज बता दिया। अब आपको पूछ रहा हूं क्या आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि सर अगर x ये तो y है, ये एक ट्रेंड है और इसमें अगर आप कुछ ट्रेंड निकाल सकते हो तो मैथमेटिकली कोई ट्रेंड खोजने का कोशिश करो। मेरे को उम्मीद है अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेटर या पेन कॉपी साइड में चलाओगे तो दिख जाएगा, उम्मीद है आप लोग से, पता नहीं क्यों, बस उम्मीद है। आपको बोला था कैलकुलेटर लाने नेक्स्ट क्लास, प्लीज एवरीबडी ट्राई करेंगे जो मैं भी बात बोल रहा हूँ। कुछ ट्रेंड दिख रहा है आपको? सर पहला वाला तो दिखा, इंटू 15 हो रहा था, बट सर अगले बार से वो ट्रेंड नहीं काम कर रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छा बात बोला रौनक। रौनक बोला सर एक ट्रेंड तो दिख रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है। अब अगर ये बात अगर कहीं डायग्राम में प्लॉट करे तो हो सकता है कुछ बिंदु बिंदु बनता था। बचपन में याद है ग्राफ पेपर मिलता था अपने लोग को, जहां पे हम इधर एक्स लिखते थे और वाई लिखते थे। सुनना प्लीज, सुनना, बनाना मत, सिर्फ सुनना। जब x2 है तो y का कुछ वैल्यू दिया हुआ है 30, ऐसी जब x3 है y का कुछ वैल्यू दिया हुआ है 35, ऐसी जब x5 है तो y का कुछ वैल्यू दिया हुआ है 45, ऐसी जब x10 है तो y का वैल्यू दिया हुआ है 70, ऐसी जब x20 है तो y का वैल्यू दिया हुआ है 120। मैं आपको बोल रहा हूं ये जो मैंने वैल्यूज दिए हैं ये एक लीनियर रिलेशन है, और अगर आप इन सबको एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा ग्राफ कॉपी में। तो ग्राफ कॉपी तो हाथ में है नहीं, तो अब डायरेक्ट सोचना होगा, कुछ थोड़ा बुद्धि लगाना होगा, क्योंकि अपने इंटर लेवल के बच्चे फाउंडेशन पास है, इतना तो सोचना, बुद्धि का थोड़ा सा उपयोग करना होगा जिससे हम ये डायरेक्ट सोच पाए, रेदर देन कोई ट्रेंड बना के निकाले। प्लीज एक बार ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी मैं प्रूफ कर दूंगा। वो स्ट्रेट लाइन कैसे है वो आप बताओ, जैसे पिछला एग्जाम्पल था उसको ही सोचो। क्या ये भी कुछ एक स्ट्रेट लाइन था 5 + 2x? मैंने वैसा ही कुछ मैथमेटिकली इसको बनाया मेरे दिमाग में और आपके आगे प्रस्तुत किया। देखो 2 से 30 कैसे आ रहा है, 3 से 35 कैसे आ रहा है, 5 से 45 कैसे आ रहा है। एक ट्रेंड माथा में सोचो कि सर ये करेंगे और ये कर देंगे तो आ जाएगा। मैंने कुछ इंटू किया और कुछ प्लस किया, चलो हिंट दे देता हूँ। मैंने 2 के साथ कुछ इंटू किया है फिर प्लस किया, वैसे ही मैंने 3 के साथ कुछ इंटू किया है कुछ प्लस किया है, और वो जो इंटू और प्लस किया है वो हर बार सेम है, हर बार सेम है, इसीलिए वो एक लीनियर रिलेशन है। चेक करो वो क्या इंटू करके क्या प्लस किया होगा ये आदमी, जिससे ये बात बैठ जा रहा है। देखो ये आदमी क्या इंटू करके क्या प्लस किया है जिससे ये बात हर बार बैठ जा रहा है।
कुछ ट्रेंड खोज पा रहे हो एनीबडी? इंटू 10, ठीक है, प्लस 10 अगले वाले में करके दिखा दे। तो वही मैं बोल रहा हूं, मैंने किया है कुछ, ऐसे ही कुछ सोच, हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा। वैसे मैं तो तुरंत कर दूंगा, बट मैं आपको बोल रहा हूं दो तरीके थे, या तो ग्राफ बना के दिखना, दूसरा है मैंने जो अभी बोला उससे। सोचो थोड़ा, बड़ा आसान तरीका स्टाइल। हाँ वेरी गुड, इंटू 5 + 20 किया मैंने। सर ये सब कैसे आएगा दिमाग में एग्जैक्टली? तुरंत नहीं आएगा, बट एक बार प्लीज, ये सब सोचना भी नहीं है एग्जाम में। मैं आपको उस लेवल तक पहुंचा रहा हूं धीरे धीरे, जो सम्स आता है धीरे धीरे करके, टेंशन मत लो। ये जो आपने 5 और क्या निकाला 20 का वैल्यू, ये वैल्यू डायरेक्ट माथा में नहीं सोचना पड़ता, इसके लिए पक्का कोई फॉर्मूला होगा जो सर सिखा देंगे। बट मैं तुमको चाहता हूं पहले दिमाग तो बनाओ कि ये आदमी क्या बोलना चाह रहा है एक एक करके। फर्स्ट एग्जाम्पल में ये आदमी क्या किया आपके साथ, इक्वेशन दे दिया, रिलेशन बता दिया। सेकंड एग्जाम्पल में क्या खेला ये आदमी आपके साथ, एक लीनियर रिलेशन तो दिया, बट उसका रिलेशन खुद से बोला नहीं, तुमसे मंगवाया। अब ये बी और ए का वैल्यू जो मैंने यूज किया है, ये जो बी, इसी को तो ए बोल रहे हैं ना, और इसको क्या बोलते हैं, ए बी, ये ए है और ये बी। ये ए और बी का वैल्यू जो मैम ने डायरेक्टली देख के बना दिया, वो ऑफ कोर्स हर बार आंखों देखा हाल नहीं होगा, उसके लिए पक्का कोई क्या होगा बोलो, कैलकुलेशन, कि ए निकालने का तरीका क्या है और बी निकालने का तरीका क्या है। भले बोलो समझ में आ रहा है बात? हाउ टू फाइंड ए एंड हाउ टू फाइंड बी इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन टू मी। कि सर अब आप जो ये माथा में सोचवा लिए, ये तो डायरेक्टली सोच तो पाएंगे नहीं हम, कुछ तो तरीका होगा जिससे आप इसको जल्दी निकलवाओगे हमको। बिल्कुल बिल्कुल आएगा धीरे धीरे, बट अभी जो वो मैम सोची, एक बार सोचो तो, इसको इंटू 5 + 20 करो, 2 इंटू 5 + 20 करो, करो कैलकुलेटर में, 30 आ रहा है। 3 इंटू 5 + 20 करो, 5 इंटू 5 + 20 करो, 10 इंटू 5 + 20 करो, और 20 इंटू 5 इंटू 20 करो, + 20 करो, 120 आ रहा है। यानी मैंने सब केस में ट्रेंड सेम रखा, हर केस का ए और बी का वैल्यू सेम है, इसीलिए तो वो एक क्या बना, लीनियर रिलेशन। जल्दी से बताना, लीनियर रिलेशनशिप एक बार बाई ऑब्जर्वेशन, क्या लिखोगे बोलो तो, बाई ऑब्जर्वेशन। बट सर हमारा ऑब्जर्वेशन काम नहीं करेगा हर बार, बिल्कुल सही, इसीलिए तो पक्का क्या सिखाऊंगा फिर, एक बाई फॉर्मूला, मतलब तरीका होगा डायरेक्टली ए और बी निकालने का, कोई फॉर्मूला होगा, बट अभी सर सिखा नहीं रहे हैं, सर बहुत धीरे से पढ़ा रहे हैं कि भाई पहले सीखो क्या बात है। बोलो बाई ऑब्जर्वेशन, आंखों देखा हाल से हमने ये समझा कि ये जो y का वैल्यू है, दिस इज इक्वल्स टू द 30 हैज कम एज, बताओ क्या, 20 + 5x करके, 20 + 5x करके, हर एक x के साथ अगर हम 5 इंटू करके 20 ऐड करें तो रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ y मिल जा रहा है मेरे ख्याल से। चेक करो, यस और नो एवरीबडी प्लीज चेक। क्या? हाँ बचपन में यही तो करते थे। अगर ये लीनियर रिलेशनशिप है तो देखो क्या बोलना चाह रहा है वो, एक सेकेंड रुकना, जो ना बात ही नहीं करना चाहिए था मेरे को। अगर ये सच में लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है, जो कि कर रहा है मेरा समझ में, प्लीज बार बार सुनना, हम तो बचपन में जानते हैं, हमको तो ज्यादा डेटा तो चाहिए नहीं, NE2 से काम हो जाता है, जिसमें ये फिक्स्ड पोर्शन है क्या और ये वेरिएबल पोर्शन है। याद करो बचपन में यही तो फॉर्मूला था सेमी वेरिएबल का, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट और एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एक मिनट कैसे निकालते थे बताओ तो, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, यही तो होता था चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। एक बार देखो तो चेंज इन वाई कितना है, चेंज इन वाई बचपन में यही सीखे थे, चेंज इन वाई बोलो 5 डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स बोलो 1, तो 5/1 कितना हो रहा है 5। अच्छा एक चीज नोटिस करो, इसका चेंज और इसका चेंज भी वही है, चेक करो देखो, 45 - 35 10 डिवाइडेड बाय 2 5। अच्छा इन दोनों का देखो वही आएगा, कोई भी दो को रिलेट करो, 45 - 30 बोलो 15 डिवाइडेड बाई 5 - 2 3, हर केस में सेम होगा। अरे तभी तो ये लीनियर है। तो ये आ गया ना, क्या क्या आ गया, ये 5 क्या आया, वो जो इनटू वाला वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इनटू होता है यूनिट से। अब वो फिक्स्ड वाला वैल्यू निकालना है जो हर बार कांस्टेंट है, हर केस में हर बार कांस्टेंट है हर केस में। उसके लिए एक यूनिट पकड़ेंगे, मान लेते हैं ये 2 इंटू 5 कितना होता है
10, 30 से 10 माइनस कर देंगे, 20 इज द फिक्स्ड वैल्यू जिससे सब इंक्रीज कर। क्या ये चीज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सेमी वेरिएबल कॉस्ट में सिखाया हुआ है? बोल लो, क्या वहीं पे डिराइव ऐसे करवाए थे, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज? वो तो निकल जा रहा है क्योंकि सब केस का क्या है, ट्रेंड सेम। ये एक लीनियर डेटा दिया मैंने, क्योंकि अगर आप इसको ग्राफ भी बनाओगे तो भी आएगा। क्या डन है? तो एक क्या लिखो, बाई क्या, ऑब्जर्वेशन, और एक नीचे लिखना बाई ग्राफ। बाई ऑब्जर्वेशन लिख लिया क्या आपने, y इज इक्वल टू 20 प्लस 5x ऑब्जर्वेशन। बस ये मतलब इसके लिए मैं कुछ लिखा नहीं सकता नोट्स, ये तो बस आंखों देखा हाल, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट लिखना बाई व्हाट, ग्राफ। जैसी ग्राफ बनाएंगे, रफ ग्राफ बनाना है, कोई इज्जत नहीं देना है वो कि बचपन में जो करते थे कि 2 अगर इतना है तो 3 एकदम जितना ये है उसका आधा से ही भरना चाहिए, उतना बुद्धि नहीं लगाएंगे अभी अपने। डन है बात आपको? एक ग्राफ बना रहे हैं सिंपल सा, जहां यहाँ x है, यहाँ y है। डन है? और हमने नोटिस किया कि ये लाइन कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा है, क्योंकि जब हमने बुलेट्स को बनाया, सारे वो जो रिस्पेक्टिव वैल्यू पे x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू पे y का वैल्यू निकाला, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड दिखा। यदि ये चीज आपके पास ग्राफ पेपर हो तो आप वहां पे बैठा बैठा के देखते तो आपको अरे दिखता एकदम क्या सीधा लाइन खींच रहा है, पांचों लाइन कोलिनियर है। ये सब वर्ड यूज कर रहे हैं, पांचों लाइन कोलिनियर, मतलब एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तब तो अगर ये पता हो, अब जल्दी से बताना मैंने क्या मांगा था, इफ x इज इक्वल टू 20 मांगा था क्या ऊपर, उसको 30 कर दो, तो क्योंकि 20 पे मैंने दे दिया, तो इसको 30 कर दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ x इज इक्वल टू क्या कर दो, बोलो 30। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ x इज इक्वल टू क्या कर दो उसको 30, जो क्वेश्चन है उसमें चेंज कर दो। अब बताओ आंसर, यानी यहां तक का पता था, अब नया मांग लिया तो नया y निकालने के लिए ये स्ट्रेट लाइन पे कंटिन्यू कर देंगे और उस पे वो बुलेट जाके ऐसे देख लेंगे, या फिर डायरेक्ट सर इस इक्वेशन में क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, बोलो 30। तो बताओ y का वैल्यू आ जाएगा क्या? तो बताओ y इज इक्वल्स टू, जल्दी से 20 प्लस 5 इंटू 30, यानी कितना आ गया, बोलो 175। 170 क्या आ गया, 170 एवरीबॉडी? क्या कंसेप्ट धीरे धीरे जा रहा है, ड्रिल इन कर रहा हूं मैं आपके। मैं एक बार में वो बात बोल ही नहीं रहा हूं जो बोलना था मेरे को, मैं बहुत धैर्यता के साथ बढ़ रहा हूं, क्योंकि नहीं तो आपको लगेगा सर ये क्या आ गया, मैथ अचानक से वापस से, स्टेट्स वापस से, है वही है बट होले होले। बोलो डन। अब प्रॉब्लम सुनना, प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि ए और बी लीनियर का कैसे निकाले, वो तो बड़ा आराम से निकल रहा था जैसे अभी सिखाया चेंज करके। और वो दिक्कत कहाँ होगा, जब रिलेशन क्या ना हो, लीनियर हो ही ना। यदि रिलेशन लीनियर है ही नहीं, उसके बाद कैसे आंसर निकलेगा? तो सर एक जबरदस्ती कैजुअल रिलेशन बनाना पड़ेगा। वर्ड सुनो क्या बोले, एक जबरदस्ती कैजुअल रिलेशन बनाना पड़ेगा, मतलब है नहीं रिलेशन बट लीनियर रिलेशन बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा सर? नहीं तो आप वो अननोन वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। सर क्या बोलना चाहते हैं, थोड़ा एग्जांपल से बता सकते हो? बिल्कुल, पहले सुनेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है? सुनना प्लीज। मान लो अब मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है जिसको मैं अगर x एक्सिस और y एक्सिस में प्लॉट करना चालू किया तो कुछ ये आया। सर आप हमेशा इंक्रीजिंग ही बना रहे हैं। हाँ, वो डिक्रीजिंग भी हो सकता है, मैं बस ऐसे ही रैंडम, हमेशा आपके दिमाग को हमेशा पॉजिटिविटी दिखता है, इसीलिए बहुत पॉजिटिव हो ना आप लोग। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने एक जगह पे x पे y का वैल्यू लिखना चालू किया और इस हिसाब से बुलेट्स बनाया जो उस डेटा में दिया हुआ था, और वो कुछ ऐसा बना रेदर देन पिछले सम्स में देखो कैसा बना था, इस बार कुछ ऐसा बना। अब अगर ऐसा बना है और आप क्या मांग रहे हो एक बार बताना, आप क्या मांग रहे हो एक बार बताना। मैं क्या मांग रहा हूं आपसे गाइस, मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? मैं आपसे मांगने वाला हूं कि इस पे तो ये दे दिया, यानी ये x1 है तो ये क्या है y1, पहला वैल्यू पे ये, दूसरे वैल्यू पे ये, तीसरे वैल्यू पे ये,
ठीक है, चौथे वैल्यू पे ये मान लो, और पांचवे वैल्यू पे मान लो ये दे दिया वाईफाई। अब मैं मांग रहा हूं कोई एक नया x6 पे मेरे को बताओ y का वैल्यू क्या होगा। कैसे बनाओगे वो बिंदु, ऊपर जाके बताइए। क्या कोई आप बता सकते हैं मेरे को? सर यहाँ बना दो, सर यहाँ बना दो। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इस बार देखो दिक्कत क्या हुआ, अगर हम लाइन बनाए कोई भी दो को जोड़ के तो एक ऐसे जा सकता है, अगर इन दोनों को जोड़ के बात करें तो ऐसे जा सकता है, इन दो को जोड़ के बात करें तो ऐसे जा सकता है, इन दो को जोड़ के बात करें तो ऐसे जा सकता है। तो भाई ये जो ऊपर लाइन जाएगा इसके हिसाब से ही तो हम x पे y का वैल्यू निकालेंगे। तो वो कौन सा होगा सर? क्योंकि वो लाइन एक लीनियर लाइन नहीं है। ये तो अब एक कैसा लाइन बना, ध्यान से देखो तो कुछ इस प्रकार से। तो अब ये अगला वाला यहां से इस तरफ भागेगा, इस तरफ भागेगा कि इस तरफ भागेगा, हमको क्या मालूम? जब तक हमको क्या नहीं मिले बताओ, एक क्या वर्ड वापस से बोलो, एक लीनियर रिलेशन। क्या नहीं मिले? एक लीनियर। कारण ये पांचों के बीच में लीनियर रिलेशन ही नहीं है, तो हम कैसे बता दें नेक्स्ट वैल्यू का आंसर क्या है? अनलेस अदरवाइज क्या नहीं है मेरे पास? अगर एक लीनियर रिलेशन होता जैसे कि पिछले सवाल में, तब आप कितना भी बड़ा करो ना लाइन, आप मेरे को कोई भी पॉइंट पे मांगो ना, हम उसका क्या बता देंगे आपको? बोलो, y का वैल्यू बता देंगे। आप कुछ किसी का भी मांगो, हम उसके ऊपर जाके तुरंत y का वैल्यू बता देंगे। बट यहां तकलीफ क्या हो रहा है सर हमें, हम एक अननोन x पे आपको वैल्यू नहीं बता पा रहे। तो अब a और b किससे नहीं निकलेगा? ए और बी किससे नहीं निकलेगा? ऑब्जर्वेशन से नहीं निकलेगा, ग्राफ से नहीं निकलेगा, कोई और टेक्निक से निकलेगा। पहला बात। दूसरा बात, वो टेक्निक अप्लाई करने के लिए पहले जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा? एक लीनियर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ेगा, एक लीनियर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ेगा। कैसे करते हैं सर एक नॉन लीनियर डेटा को एक लीनियर रिलेशनशिप में स्टैब्लिश? जो हमने सीखा था रिग्रेशन एनालिसिस में, मैथ्स में, बचपन में। क्या बोलूंगा वापस से सुनना, बड़ा सिंपल सा बात है। अभी बोला आपको कि अगर एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, यानी कुछ इस तरीके का बुलेट्स है, तो हमको जबरदस्ती अगर एक लीनियर रिलेशनशिप ड्रॉ करना है, तो मैं कुछ लाइन बना रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो बोलना हाँ सर ये लाइन एकदम सही जा रहा है। क्या दिक्कत है सर? ये ऐसे क्यों? ये थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता था, देखिए आप, मैं थोड़ा चेंज किया, या ये थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता था। कोई जरूरी है क्या कि एकदम जो मैंने पहला वाला फ्री हैंड लाइन ड्रॉ किया वही होगा? नहीं, तो मेरे को एक परफेक्ट लीनियर लाइन तो बनाना होगा इनके बीच में, ताकि क्या ला सके हम? एक लीनियर रिलेशन। इस लाइन को हम बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं बोलो? रिग्रेशन लाइन। वाई दी वर्ड रिग्रेशन? पहले बोलो रिग्रेशन का मतलब, जाके देखो, लिखवाएं आज कॉपी में। इस्टेब्लिश, रिग्रेशन का ही मतलब इट स्टैब्लिश, बोलो लीनियर रिलेशन। तो एक लाइन है वो एक, क्योंकि वो एक क्या स्टैब्लिश करता है? बोलो लीनियर रिलेशन। वरना तो ये एक नॉन लीनियर कर्व है, नॉन लीनियर कर्व से क्या बनाना है हमको? एक लीनियर रिलेशन। अब एक लीनियर रिलेशन बनाए कैसे सर? उसको रिग्रेशन लाइन कैसे बनाए सर, वो सीखना है। इस लाइन को बनाने का तरीके को बोलते हैं मेथड ऑफ, वर्ड सुना सुना लगेगा, लीस्ट स्क्वायर। क्या बुलाते हैं बोलो? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। बचपन में सुना हुआ लगेगा कि इस लाइन को बनाने का तरीका को क्या बुलाते हैं? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। सर सुना सुना है, मीनिंग क्लियर नहीं था आज तक, क्योंकि कभी सुने ही नहीं, पढ़े ही नहीं इसको इन डेप्थ। थोड़ा सा मैथ्स है हाँ बच्चा लोग, थोड़ा सा सुनेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और लगेगा हाँ काम का बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं, इस तरीके से ही तो आपको आने वाले टाइम पे शेयर का दाम फोरकास्ट करना है। बच्चा, जैसे सेल्स फोरकास्ट करना होता है, वैसे क्या फोरकास्ट करना होता है? शेयर प्राइसिंग। एंड एवरी शेयर प्राइस, आप जब एफएम पढ़ोगे, फाइनल में एसएफएम पढ़ोगे, आपको सिर्फ यही काम करना है। क्या बनाना है आपको? रिग्रेशन लाइन। क्योंकि आपको क्या निकालना है? प्रेडिक्ट करना है। क्योंकि एनीथिंग प्रेडिक्टिंग में क्या काम आएगा बताओ? रिग्रेशन। जहां आपको क्या करना है? ये दाम, ये साल में क्या हो जाएगा शेयर का दाम,
या ये हो गया तो शेयर का दाम क्या हो जाएगा। तो उन सब चीज के लिए आपको ये सब आना चाहिए। तो सर क्या हमको कॉपी पेन में ये सब करना पड़ता है? ऑफ कोर्स नॉट। उसके लिए क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर। क्या वर्ड बोलेंगे बोलो तो? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जनरेटेड सॉफ्टवेयर होंगे, बट क्या एनालिसिस करना आना चाहिए कि उससे जो आ रहा है उसका मतलब क्या है, ये तो पता होना चाहिए। तो पहले सीखेंगे तब तो जाके पेन कॉपी में सीखेंगे, तब तो जाके वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स का लुत्फ उठा पाएंगे। जिससे आप देखते होंगे बोलता है मार्केट सबका है बॉस, घंटा सबका है, ऐड आता है ये मार्केट सबका है, पाजी भी पैसा लगा रहा है, रैपर भी पैसा लगा रहा है, और सब वो क्लर्क भी पैसा लगा रहा है और बोल रहा है मार्केट सबका है बॉस। ये मार्केट सबका नहीं है, सब गिर रहा है, पोर्टफोलियो सबका गिरेगा। ऐसे ही नहीं पैसा लगाया जाता है, पैसा को कोई एनालिसिस करके लगाया जाता है, और वो यदि कर लोगे तब कमा के निकलोगे शेयर मार्केट से। तो ये जो मैं बात बोल रहा हूं आपको, इसको कैसे निकालते हैं बोलिए? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। वाई द टर्म मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, और कैसे ये रिग्रेशन लाइन बनता है? बड़ा इजी टेक्निक है, 1 मिनट लगेगा सुनने में, बट मैं डिराइव नहीं करवाऊंगा, मैं मीनिंग बताऊंगा, ठीक है? जल्दी से बताना, ये जो लाइन आया, क्या ये लाइन में कुछ गड़बड़ी है? हाँ सर गड़बड़ी है। ये इसके ओरिजिनल वाई से हट के जगह बना है, करेक्ट? बताओ ओरिजिनल वाई कहां कहां है? सर ये बुलेट्स ओरिजिनल वाईज है, करेक्ट एवरीबॉडी? ये सही वाई है ना? सही वाई मतलब ओरिजिनल वाई, करेक्ट वाई। और इस लाइन के बनाने के वजह से ये जो x1 और ये जो y1 था, ये y1 चेंज हो गया क्या? देखो तो, अब ये y1 इधर आ गया क्या? नोटिस करो, क्या थोड़ा सा नीचे हो गया क्या ये y1? प्लीज अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, थोड़ा सा नीचे हो गया। क्या ये सही वाला y1 है कि ऊपर वाला सही है? ये सही है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, बट क्या कर सकते हैं सर, ये एस्टिमेटेड है। ये क्या है बताओ? एस्टिमेटेड, हेंस दिस इज कॉल्ड, बताओ क्या? एस्टिमेटेड वाई। वो करेक्ट वाई है और ये लाइन के हिसाब से वाई है। वैसे ही ये y2 है x2 पे, और ये क्या है बताओ? एस्टिमेटेड y2। ये क्या हो गया बताओ? एस्टिमेटेड। एस्टिमेट कर रहे हैं मतलब सुनना, कितना अच्छा स्टैट्स बनाया गया है, मतलब साइकोलॉजी वाइज भी। हर एक एस्टिमेटेड डेटा को हम बुलाते हैं वाई कैप। क्या बुलाते हैं बोलो तो? वाई कैप। वाई कैप मतलब ऊपर क्या साइन दे रहे हैं देखो तो? एक तो टोपी बना रहे हैं, देख रहे हो? हैट। हैट क्यों हैट बना रहे हैं मालूम? कोई भी चीज को बेवकूफ बनाने को क्या बुलाते हो आप लोग? बोलते हैं ना सुंदरलाल क्या पहनाता है सबको? टोपी पहनाता है कि नहीं पहनाता है? सुंदरलाल सबको क्या पहनाता है? टोपी पहनाता है, बेवकूफ बनाता है। टोपी पहनाना मतलब क्या बनाना? बेवकूफ बनाना। एग्जैक्टली, मजाक नहीं कर रहा हूं। एस्टिमेटेड वाई क्या कर रहा है? आपको टोपी पहना रहा है, असली वाई से आपको नकली वाई की तरफ ले जा रहा है। हेंस इसके माथे पे क्या आया? टोपी। किसी को जाके बोल मत दीजिएगा, ये सिर्फ हम बता रहे हैं, ये मेरे आपस का बात है। हाँ, ऐसा बाजार में जाके कोई मैथमेटिशियन को बोलोगे ना, तड़ाक लगाएगा एक तो खींच के कि ये टोपी सुंदरलाल के वजह से नहीं आया। बट मैं तुमको बता रहा हूं एक रिलेशन वाला बात, कि बेवकूफ बना रहा है सर। असली वाई तो वो रहा, ये तो नकली वाई दिखा दिए आप। तो नकली वाई को क्या लिखते हैं बोलो? वाई टोपी, यानी वाई कैप। क्या डन है? अच्छा, इस तरीके से सारे वाई कैप्स और वाई के बीच में गैप है कि नहीं है बताइए? गैप है। आप क्या चाहते हो? ये जो लाइन हो, क्या इस लाइन के वजह से ये गैप ज्यादा हो कि कम से कम हो? सोचो, जो भी वो लाइन बने, एकदम कंसेप्चुअली सोचना, जो भी वो लाइन बने, जो इसको क्या बुलाते हैं? रिग्रेशन लाइन, वो क्या होना चाहिए बताओ? कम से कम गैप से बने, जिससे एक लाइन अच्छा लाइन हो, वो करेक्ट एस्टिमेट हो। हेंस मेथड ऑफ व्हाट? लीस्ट। पहले वर्ड लीस्ट क्यों आया बोलो? लीस्ट क्यों? कम से कम गैप हो। लीस्ट वर्ड का तो मीनिंग समझ में आ गया। अब सर ये स्क्वायर क्यों हुआ? सुनना, ये जो गैप है इसको हम बुलाते हैं एरर और रेसिड्यू। क्या वर्ड बोले बोलो तो? एरर और रेसिड्यू। नाम भी बड़ा आसान है, एरर मतलब गलती, गलती तो है वाई और नकली वाई में, या रेसिड्यू मतलब वो गैप है। रेसिड्यू मतलब नहीं बोलते ना, ये रेसिड्यू बच गया, रिमाइंडर बच गया, तो ये रेसिड्यू है। गलत बात है, ये रेसिड्यू बच गया सर, आज का रेसिड्यू ये है। तो ये जो रेसिड्यू है या एरर है, इसको क्या करने का कोशिश करना है? कम। क्या सारे एरर्स को कम करना है कि एक ठोको? पहले बताओ सारे को। ये एरर 1 हुआ, ये वाला एरर क्या हुआ बोलो? एरर 1। ये वाला एरर बोलो एरर 2, ये वाला एरर बोलो एरर 3, ये वाला एरर बोलो एरर 4, ये वाला एरर बोलो एरर 5। क्या इन सबको कम करना है बच्चा लोग? जल्दी से बताना। तो इन सबको ऐड कर देते हैं और उसके बाद इसको मिनिमम करने का कोशिश करते हैं। बट ऐड करने के चक्कर में देखो क्या होगा,
ये वाला एरर अगर पॉजिटिव है तो देखो ये वाला एरर नेगेटिव है, ध्यान से देखो, ये वापस से क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वापस से नेगेटिव है, और ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर इन सबको ऐड कर दे तो हो सकता है ऑलरेडी एरर 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 कट के प्लस माइनस कट के क्या आ जाए, जीरो। यानी वो सही एरर नहीं दिखा रहा है, कारण जीरो आ रहा है, इसका मतलब पहले से क्या बोल रहे हो आप क्या बोल रहे हो बताओ, एरर जीरो आ रहा है, समेशन ऑफ ऑल एरर जीरो आ रहा है, इसका मतलब कोई डिफरेंस है ही नहीं, सही लाइन था, ये तो पहले से एक लीनियर लाइन था। बट क्या ये गलत बात है कि नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। तो ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे थे, तो एक मेथड आया जो बोला एरर्स का क्या करो, पहले स्क्वायर बनाओ। जैसे अपने बचपन में एक टॉपिक पढ़े थे स्टैंडर्ड डेविएशन, सुने हो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सुने हो, रूट ओवर, क्या करते थे, समथिंग माइनस समथिंग का पहले स्क्वायर निकालते थे। क्यों निकालते थे उसका स्क्वायर सर, कारण नहीं तो वो नेगेटिव वैल्यू भी आ सकता था, तो उसको क्या बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। हेंस दी वर्ड क्या आया नेक्स्ट, बोलो स्क्वायर। जो एरर्स का क्या करेगा, स्क्वायर, फिर उसको ऐड करेगा और उसको क्या करने का कोशिश करेगा, प्लीज एवरीबडी, लीस्ट। लीस्ट मतलब क्या होता है, मिनिमम। लीस्ट मतलब क्या होता है, मिनिमम। यानी हमें वो एरर्स के स्क्वायर के टोटल को क्या करना है, कम करना है। अब सर ये मिनिमम होता कैसे है, ये मिनिमम होता कैसे है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ना आप कर पाओगे, क्योंकि सिंस ये कर्वी लीनियर रिलेशन है, मिनिमाइजेशन बचपन में अगर आपने सुना होगा तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, टॉपिक होता था ना, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन में जो वो मैक्सिमा मिनिमा का एक कंसेप्ट होता है, क्या वर्ड बोले बोलो तो, किनका किनका यहाँ 11-12 में मैथ्स था था 2 जन का था ना, समान, किनका किनका नहीं था, नहीं था, ओके। और आपको एक ब्यूटीफुल बात बताता हूं, आपके टाइम तक आप बच गए, कैलकुलस आपके सिलेबस में नहीं था, अभी आ गया है। ये जो रिटन एग्जाम हुआ था ना, जिसका रिजल्ट परसों आया, उसके एग्जाम में क्या था, कैलकुलस भी था, और अब कैलकुलस भी है आगे भी। तो अब कैलकुलस पढ़ाया जा रहा है सीएमए फाउंडेशन को भी, मैं खुद पढ़ा रहा हूं, बट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। बट तुम लोग बच गया तो कोई दिक्कत भी नहीं है, कारण उसका कहीं एप्लीकेशन आगे नहीं है, बट कंसेप्ट है, सिर्फ सुनना है। क्या सुनना है सर, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं जानना नहीं है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है वो जानना था बस। तो डिफरेंशिएशन होता है क्या है सर, यही सब वैल्यूज निकालना। क्या वैल्यू निकालना बोलो तो, कोई का भी मिनिमम वैल्यू निकालना या कोई का भी मैक्सिमम वैल्यू निकालना, एक लीनियर लाइन नहीं, एक कर्वी लीनियर रिलेशन। तो वो अपने सिलेबस में नहीं है। जैसे ही ये काम करेंगे तो हमें वो मेथड से किसका वैल्यू मिल जाएगा, जल्दी से बताना, हमें किसका वैल्यू निकालना था बच्चा लोग, प्लीज एवरीबडी, किसका वैल्यू निकालना था। इस एग्जाम्पल में आपने किसका वैल्यू निकाला, एग्जाम्पल 2 में बताओ, गलत, वेरी गुड। राहुल जो बोला सुनना, राहुल बोला कि मैम ने जो वो आंसर निकाला किसका बताओ, ए और बी का, वो ए और बी का वैल्यू निकालना वॉज द मकसद इस टॉपिक का। क्योंकि पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या दिया बताओ, पहले एग्जाम्पल में क्या दे दिया, ए बी का वैल्यू दे दिया। नेक्स्ट वाले में क्या दिया, एक रिलेशन दिया जो कि एक लीनियर रिलेशन था, तो बच गए। तो ए का बी का वैल्यू किससे आ गया, ऑब्जर्वेशन से या ग्राफ से। अब क्या फंस गए सर, एक लीनियर रिलेशन है ही नहीं, तो ए बी का वैल्यू कैसे आएगा, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट से, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। बट उससे जो बी और ए का वैल्यू आता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बी इज इक्वल टू दिस एंड ए इज इक्वल टू दिस। जैसे उस पे निकाले थे अपने, वैसे इसमें भी आता है। क्या पूरा टॉपिक में अब समझ में आया हम कहाँ लेके गए आपको, अल्टीमेटली क्या दो वैल्यू निकालने की, और ए और बी, क्योंकि अगर वो आ जाएगा उसके बाद आप कोई भी एक्स बोलो, हम कोई भी वाई निकाल देंगे। वर्ड सुने मेरा, लैंग्वेज क्या बोले, कोई भी एक्स बोलो उसका कोई भी वाई निकाल देंगे, करेक्ट। क्योंकि ए और बी पता होने के बाद आप बोलो ना किस एक्स पे वाई चाहिए, ऐसे बोलोगे ना आप मेरे को, पूछिए ना किस एक्स पे वाई चाहिए, तो एग्जैक्टली कोई भी एक्स बोलो कोई भी वाई बता देंगे, बस किसका वैल्यू चाहिए आपको, ए और बी। अब अगर आप इसका फॉर्मूला हमको बता दो तो काम खत्म। बोलो एवरीबॉडी, एग्जाम्पल 2 तक इतना बात क्लियर था, पक्का लिखना लिखना। बट एग्जाम्पल 2 के बाद, बट in real life, the relation between sales and
other variables is not necessary to be dash in nature. Very good, very good. Is not necessary to be linear in nature. Is not necessary to be linear in nature. एकदम सेम ऐसे बनता है, एकदम वो बैंडल स्टिक्स बनता है, सब चीज उसी बेसिस पे, मूविंग एवरेज सब आएगा वापस से फाइनल में। आई एम नॉट जोकिंग। आज आपको लग रहा होगा कि क्या बात कर रहा है ये रॉकेट साइंस का, दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, क्योंकि कुछ 2 साल बाद आप कुछ यही कंसेप्ट यूज करके आप, मैं गारंटी देता हूं, आप पैसा कमा रहे होंगे, गारंटी देता हूं। आप लोग सब ये कंसेप्ट यूज करके पैसा कमा रहे होंगे। पैसा तो कमाना ही है और वो ये यूज करोगे। हाँ, नॉट नेसेसरी आप मैथमेटिकली सब चीज करोगे, अब आप वो सॉफ्टवेयर यूज करोगे, बट कम से कम दिमाग तो चलेगा अब कि सर क्या बोलना चाह रहे, एक क्या प्रोफेशनल और एक नॉन प्रोफेशनल में डिफरेंस है, वो यहां स्टैब्लिश होता है। डन है आपको बात? बताइए। बट इन रियल लाइफ द रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड अदर वेरिएबल इज नॉट नेसेसरी टू बी लीनियर इन नेचर। क्या डन है आपको बात? पक्का लिखना नीचे इसके बाद। देयरफॉर we need to establish a linear relation by method of dash square. Very nice. By method of least square. This can be a bit understood by the following graph. कुछ वर्ड लिखा, ध्यान से देखे। कुछ तो समझ सकते हैं, ज्यादा नहीं तो। इन पूरे बात से कुछ तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पूरा बात आपके भी इतना बस का नहीं है, क्योंकि आप मैथमेटिकली कई चीज़ों को आज तक देखते नहीं, बट मैं जितना हो सका आपको उधर तक ले जाने का, नाव को वो घिसने का, धक्का मारने का कोशिश किया। आइए, यहाँ क्या आएगा बोलो? x, और यहाँ क्या आएगा? y। रैंडमली 5 डॉट्स बनाओगे, रैंडमली। मेरा कॉपी करने का कोशिश मत करना, होगा नहीं, चाह के भी नहीं कर पाओगे। रैंडम 5 डॉट्स, बट लाइन पे मत बनाना। ओ हीरो डर गया है आज ये, इसको लग रहा है क्या चल रहा है ये, सहम गए। अनुराग चल रहा है तो माथा में सब, तुम खो गए हो कहीं। क्या हो गया? कोई ब्रेकअप? कुछ नहीं? ठीक है तो सब ऑल गुड। चलो, नजर लग गया अनुराग को। आइए, क्या सबने रैंडम 5 डॉट्स बना दिया? अब एक रैंडम स्ट्रेट लाइन बना दो, ऐसी ऐसी, मतलब अपना जितना इच्छा, जिस तरीके से, जो उन बुलेट्स के आसपास से निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रोके आ जा फटाफट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, एरर है ही नहीं उस वाले में, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात, जैसे भी बनाए बना दिए ना। अब इससे इस पे ऐसे 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 ऐसे, बताइए ये जो मैंने गैप बनाया उसमें इसको क्या बुलाते हैं बताओ? y। और एक में लिखेंगे ये क्या है बताओ? y टोपी। समझ में आया? y टोपी। ऐसे ही ये अगला वाला भी है, ऐसे ही अगला। अच्छा, ये y1 है और y टोपी 1 है। अगला वाला क्या है बोलो? y टोपी 2 है। अगला वाला क्या है? y3, y टोपी 3। बोलो ना, अच्छा लगेगा। टोपी, टोपी मतलब एस्टिमेट। ऐसे वेरियस वेरियस है, और नहीं लिख रहे हैं, ऐसे एक का दुक्का लिख दिए तुमको समझाने के लिए।
लिख लिए क्या यहाँ तक? जो उस लाइन पे आ रहे हैं वो टोपी वाले हैं, और जो ओरिजिनल थे वो जो पहले बुलेट्स आपने बनाए वो ओरिजिनल भाई। वो तो ठीक है, वो ओरिजिनल ओरिजिनल है, ओरिजिनली टोपी है, उसमें सुंदरलाल नहीं है भाई। बोलो डन। अच्छा ये जो गैप है इसका नामकरण प्लीज एवरीबॉडी। E1 क्या बोलेंगे इसको? E1 ये क्या हो गया? E2 ये क्या हो गया? E3 ये क्या हो गया? E4 ये क्या हो गया? E5। डन है? लिखना नीचे एरर और रेसिड्यू, क्या वर्ड है? एरर और रेसिड्यू इज इक्वल्स टू, बताओ फॉर्मूला, वाई आई माइनस वाई टोपी। आई मतलब वही 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 2, आई मतलब समझ गए तो? आई मतलब वो आई डिपेंड अपॉन दी वेरिएबल, अगर पहला ले रहे हैं तो y1 वाई टोपी 1, y2 वाई टोपी 2। क्या डन है? यानी क्या होता है, इसको क्या बुलाते हैं? एक्चुअल डेटा माइनस बोलो एस्टिमेटेड डेटा। सर ये सब क्यों लिखवा रहे हैं पगला? ये हर टर्म एक एमसीक्यू में आता है। एरर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एक्चुअल डेटा माइनस एस्टिमेटेड डेटा। वाई टोपी मतलब एस्टिमेटेड डेटा, और वाई मतलब ओरिजिनल डेटा। क्या बोलो? एरर और रेसिड्यू क्लियर है सबको? अच्छा, देयरफॉर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर means minimizing all square errors। मिनिमाइजिंग ऑल स्क्वायर एरर, जिसको मैथमेटिकली लिखते हैं मिनिमम समेशन ई आई स्क्वायर। अच्छा लगा? मिनिमाइज करना किसको? सारे एरर का स्क्वायर लेके क्या करना? उनका समेशन। समेशन मतलब टोटल। अच्छा ई आई भी क्या आया? E1 E2 E3 E4 सबका क्या लेंगे? पहले स्क्वायर, फिर उनका क्या करेंगे? टोटल, और उसको क्या बनाएंगे? मिनिमम। मिनिमाइजिंग समेशन ई आई स्क्वायर। क्या बोलो? डन है बात? पक्का एवरीबॉडी? जैसे ये करेंगे किसका किसका वैल्यू निकल जाएगा? बोलो, लिखो इसको। बाय डूइंग सो, बाय डूइंग सो वी गेट अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन, वी गेट अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x and y as y is equals to, बोलो y is equal to, बोलो a plus bx, where y is equals to, बोलो a plus bx, where b is equals to, where b is equals to, जैसे इसको सॉल्व करोगे, व्हाट इज वाई टोपी एक्चुअली कॉल्ड? बोला तो एस्टिमेटेड वाई, लिखा तो एस्टिमेटेड वाई। बोल रहे टोपी बुला देंगे क्या? नहीं, वाई टोपी का मतलब क्या है? एस्टिमेटेड। बोलो बी का वैल्यू कुछ आएगा, थोड़ा टेक्निकल है बट इजी हो जाएगा, मतलब लास्ट में जब सम सॉल्व करेंगे बहुत आसान है। वर्ड्स यूज कर रहे हैं बी का वैल्यू लिखना, कोवेरियंस। क्या वर्ड लिख रहे हैं बोलो तो? कोवेरियंस। सुने हो? कोवेरियंस, दो चीज के बीच का वेरियंस। वेरियंस मतलब गैप। कोवेरियंस बिटवीन, बिटवीन एक्स एंड वाई, कोवेरियंस बिटवीन डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ एक्स। अरे सब सीखा हुआ है, आराम से आराम से सब किया हुआ है, सब फाउंडेशन में किया हुआ है। अभी शॉर्ट में लिखूंगा, देखो याद आएगा। b इज इक्वल्स टू कॉव x कॉमा वाई डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ x, ऐसे लिखते थे बचपन में। लिखो b, b वहां दो ठो b लिखते थे, b y ऑन x और b x ऑन y।
कॉव, शॉर्ट में कोवेरियंस को क्या बुलाते हैं बोलो? कॉव एक्स वाई और नीचे वेरियंस ऑफ एक्स। अब बस हमको कोवेरियंस और वेरियंस का फॉर्मूला चाहिए, काम खत्म। जिसमें मैं आपको बता दूं, आपका वेरियंस तो सुना वही है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन में वो रूट का बटन हटा देंगे, रूट वाला साइन, तो जो अंदर वाला पार्ट है वो वेरियंस का फॉर्मूला है। धुंधला धुंधला ही सही याद आ रहा होगा, मीनिंग तो याद आ रहा होगा, ये तो पढ़ा हुआ होगा, बट उससे मैं कैसे आपको बाकी दोनों का वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, एकदम मतलब 30 सेकंड का काम। पहले बोलो बी का वैल्यू ओके है, ठीक है। अब ये बी के अंदर कोवेरियंस और वेरियंस कैसे निकलता है मैं सिखाऊंगा। लास्ट क्या सीखना बोलो? एंड ए इज इक्वल्स टू, बी का वैल्यू आ गया, अब किसका वैल्यू निकालना है बोलो? ए का। लिखो ए इज इक्वल्स टू वाई बार। व्हाट डू मीन बाई वाई बार? टोपी नहीं, वाई बार, वाई बार, वाई बार, याद आ रहा है? मीन, क्या बोलते थे? मीन, मीन। अरे एक्स बार क्या होता था? अरे एक्स बार क्या होता था? एक्स बार निकालते थे क्या? कैसे निकालते थे बोलो तो, याद है तो? समेशन ऑफ एक्स बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड करके डिवाइड बाई, अरे एवरेज। एक्स बार मतलब क्या था? एवरेज, सारे वैल्यूज को ऐड करना, डिवाइडेड बाई क्या करना बोलो? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वही क्या लिखा हूं बोलो? वाई बार, यानी सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करना डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माइनस b इंटू एक्स बार, माइनस b इंटू एक्स बार। बताओ b कहां से निकलेगा? अभी ऊपर एक्स बार वाई बार तो सर आप दीजिए तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। बताइए एक्स बार वाई बार क्या होता है? सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ। तो ए तो आसान है, अगर b आ गया तो ए तो तुरंत आ जाएगा। बस अब क्या सीखना है बोलो? क्या सीखना है बोलो? b का वैल्यू कैसे आएगा? ये b का वैल्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें कोवेरियंस और क्या है बताओ? वेरियंस। कैसे निकालते हैं सर कोवेरियंस और वेरियंस? ये सिखा दीजिएगा आप, बिल्कुल सिखाएंगे, बट आज ही नहीं, आज यहीं तक नोट्स को रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया आपको पढ़ते हुए। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड नेक्स्ट क्लास बड़ा स्मूथली जब सम्स करेंगे तो और दिमाग में बैठने लगेगा। आज का क्लास को वापस से पढ़ के आएंगे, और मैं बार बार बोल दूं, इट इज नॉट दैट टेक्निकल, इट विल बी टेक्निकल इन एवरी फर्स्ट क्लास ऑफ एवरी न्यू चैप्टर। ये मेरा रिटन गारंटी है। आने वाले कई चैप्टर्स और ऐसे हैं जहां मैं आपको, वीडियो वालों से भी पूछ लेना, आप जो पिछली बार का डाउनलोडेबल लिए हैं, वो बोलते हैं भाई पहला क्लास बहुत डर लगता है, बहुत टफ लगता है। क्यों पता है? क्या चल रहा है? मैथ। क्या चल रहा है? मैथ, स्टैट्स। तो थोड़ा सा वो डर लगता है सर, बट जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती हैं, 2-3 सम्स कर लेते हैं, तो एक माथा में ना स्टेप्स आ जाता है कि अच्छा ठीक है ये ऐसे करना है, बात खत्म। बाद में प्रैक्टिस के कारण आपको ये रटने का दरकार नहीं है कैसे आया, बट अभी तो थीम ले रहे हैं ना, तो तब मेरे को बोलना बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा मैथमेटिकल आदमी हूं। मैं चाहता तो ये पूरा टॉपिक, अगर आप कोई कभी फर्स्ट क्लास ऑफ डिमांड फोरकास्ट देखोगे, आपको दिखेगा कि वो सीधा वो फॉर्मूला लिखा के सम्स चालू, बट मैं आपको पहले यहां तक लाया, और अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास सम्स करवाऊंगा, तब आपको लगेगा एकदम बैठ गया सर माथे। तो आज के क्लास से इनपुट ये लेके जाएंगे सर, डरना नहीं है, ये समझना है, अगले क्लास में सब क्लियर हो जाएगा। प्लीज, मैं खुद बोल रहा हूं चला के, बिकॉज आई कैन फील योर फटा हुआ चेहरा देख के कि तुम लोग को हालत तो टाइट हो रहा है। अनुराग तो बेचारा लग रहा है रो देगा। चलो वेरी गुड, अब ठीक हो जाएगा माता। आज मेरे ख्याल से मेरे कारण ही दुखा है, बट अगली बार से नहीं दुखेगा। नेक्स्ट क्लास जब हम इन चैप्टर्स को करेंगे, इट विल ऑल गेट क्लियर। अब बात आता है नेक्स्ट क्लास कब है? यू ऑल नो दैट ट्यूसडे 1:50 वी आर मीटिंग एट दिस प्लेस ओनली। डन है आपका? चलो टाटा बाय।